नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में जिनका ना केवल सिरमौर की राजनीति में बल्कि हिमाचल की राजनीति में भी बहुत बड़ा योगदान था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री सूरत सिंह वैद्य की। श्री सूरत सिंह वैद्य, दोस्तों, इनकी अगर बारे में हम बात करें तो ये ना केवल एक अच्छे राजनेता थे बल्कि एक बहुत ही अच्छे वैद्य भी थे, जो कि जिन्होंने लोगों की सेवा में अपना जीवन लगा दिया था। इन्होंने ना केवल अपने एरिया बल्कि पूरा सिरमौर, पूरा हिमाचल की राजनीति को बदलने में अपना अहम योगदान रखा था। जैसा कि हम यहाँ लिख रहे हैं कि जिन्होंने सिरमौर के राजा की नींव को हिला कर रख दिया था। तो साथियों, आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं कि ये कहाँ पर पैदा हुए थे, कहाँ इनका कौन कैसे इनके शिक्षा गई, कैसा इनका स्कूलिंग हुआ, कहाँ से इन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और कहाँ पर जाकर इनको प्रसिद्धि हासिल हुई, कौन से ऐसे आंदोलन थे जिनसे ये जुड़े हुए थे और किन आंदोलन में इनकी अहम भूमिका थी। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनसे, इनके जन्म से। तो दोस्तों, इनका जन्म हुआ था सिरमौर जिला में एक राजगढ़ तहसील के अंदर हाबन गांव आता है, जहां पर इनका जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1918। दोस्तों, ये डेट मैंने जहां से उठाई है। तो अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ। मेरे सोर्स इंटरनेट और हिमाचल की कुछ किताबें हैं जिसमें बलोखरा और हिमाचल दर्पण ये सब शामिल है। तो मुझे जो म्यूचुअल डेट लगी वो ये मुझे मिली थी। तो हो सकता है कहीं ऊपर जगह कुछ और डेट हो, तो ये आपने अपने अपने तरीके से देख लेना है। ठीक है। क्या हो गया, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो ये डेट है बिल्कुल ही सही होगी। आपने देख लेनी है। अगर कहीं पर और होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं कि हमें कहीं पर ये मिली है। ठीक है। तो साथियों, इनका जन्म होता है सिरमौर जिला के हाबन गांव में, और ये हाबन गांव एक बहुत ही खूबसूरत गांव है जो राजगढ़ में बसा है। इनके पिताजी का नाम था श्री देवी सिंह जी, जो कि एक किसान थे पेशे से, और बहुत मतलब परिवार एक अच्छा खेतिहार परिवार था, अच्छा संपन्न परिवार था। इनकी शिक्षा अच्छी हुई और अच्छे स्कूल में पढ़े। उस टाइम पे पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन इनको इनके पिताजी ने पढ़ाया और पढ़ लिख के ये एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य भी बन गए थे। ये लोग ये लोगों को उनका रोगों को मुक्त करने के लिए आयुर्वेदिक की दवाइयाँ वगैरह देते थे। तो काफ़ी प्रसिद्ध भी ऐसे लोग उस टाइम जब अपने एरिया में हुआ करते थे, तो इनकी ख्याति पहले से ही ज़्यादा थी। अगर इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो दोस्तों, ये लेजिस्लेटर भी रह चुके हैं। लेजिस्लेटर मतलब आप समझते होंगे कि जब एक काउंसिल वगैरह हिमाचल में बना था तो उस टाइम ये लेजिस्लेटर भी रह चुके थे। तो शुरुआत करते हैं। बात अगर इनके जर्नी की करें कि कहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी, तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करने के लिए कहीं ना कोई एक मोमेंट ऐसा चाहिए होता है कि जहाँ पर आपको एक आपको ऊपर उठने के लिए एक चिंगारी मिलती है। तो ये चिंगारी इनको मिली थी 1938 में, जब 1938 में ये जुड़े थे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ। हुआ यूँ था कि पूरे देश में देश की आज़ादी के लिए उस टाइम आंदोलन चल रहे थे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, तो ये भी उससे जुड़ गए। दूसरा, ये जो सिरमौर में एक प्रजामंडल जो बना था दोस्तों, कई जगह उस प्रजामंडल की डेट लिखी होती है 1939, कई जगह पर कईयों होती है। तो ये आपने देख लेना। जो मोस्ट जो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध डेट है, आप ये बोल सकते हैं कि ज़्यादातर जो डेट है वो यहाँ पर ये मिलती है, लिखी हुई 1939 की मिलती है। तो ये आपने देख लेना है। बाकी अब मुझे भी करेक्ट कर देना। मैं यहाँ बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं एक बहुत ही पारंगत हूँ हिमाचल के इतिहास में या हिमाचल के जीके में किसी के बारे में। मैं भी कहीं से पढ़ पुढ़ के ही करता हूँ और वहीं से आगे आप लोगों को भी बताता हूँ। तो आपने ये मुझे भी करेक्ट कर देना है अगर आपको लगे कि कहीं पे मैं कुछ गलत बोल दिया है या फिर मेरे से कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, तो आपने मुझे भी कर देना। हाँ, तो दोस्तों, सिरमौर प्रजामंडल के फाउंडिंग मेंबर में से एक थे। मतलब जो फाउंडिंग मेंबर होते जो किसी चीज़ की स्थापना करते, तो उन स्थापना सदस्य में से ये एक थे। दोस्तों, इनका जो सबसे बड़ा जो इनका एक आंदोलन हुआ था जिसमें इनको ख्याति मिली थी और ये पूरे सिरमौर में बल्कि हिमाचल में प्रसिद्ध हुए थे, वो था पछोता आंदोलन। अब पछोता आंदोलन के बारे में मैं कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि उसमें अकेले इनका योगदान भी नहीं था, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए मैं इनका पछोता आंदोलन हल्का सा इसमें भी मैं कवर करूंगा कि पछोता आंदोलन क्यों हुआ था, क्या उसके कंटेम्प्रेरी रीजन थे उस टाइम में, उस समय के जो रीजन थे ताकि उनको पछोता आंदोलन शुरू करने पड़े थे। तो फिलहाल हम करते हैं यहाँ से इनका, आदत नहीं है इसकी चलाने की। अच्छा हाँ, तो हम बात करें इनके, हाँ, पछोता आंदोलन की। दोस्तों देखिए, पछोता आंदोलन के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनको इंजीनियर ऑफ पछोता आंदोलन भी कहा जाता है। मतलब जिन्होंने इस आंदोलन को
इसकी शेप को जिन्होंने बनाया था तो ये थे अपने वैद्य श्री सूरत सिंह जी। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि हिमाचल के लोग सभी आज भी हमारे को ये उपाधि मिलती है कि हिमाचल के लोग बड़े भोले होते हैं, हिमाचल के लोग बड़े सौम्य होते हैं, बड़े सरल होते हैं। तो ये उस टाइम आप क्या बोलते हैं आप सोचिए ज़रा कि उस टाइम जब ऐसा समय रहा होगा कि राजा का एक शासन है, अंग्रेज़ों की अलग से मार है, ठीक है, सब मिलके, और उस टाइम में आपको किसी राजा के और अंग्रेज़ों के खिलाफ आना है, वो भी एक ऐसे क्षेत्र में जिसको काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता था। इसीलिए शायद आज भी सिरमौर थोड़ा सा काफ़ी पीछे है। हम ये नहीं कह सकते कि पीछे हैं, पर अब जो हमारे आंकड़े या कुछ बताते हैं तो उसमें थोड़ा सिरमौर को पीछे माना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले जो इन्होंने स्ट्रगल किया था वो किया था इन्होंने सिरमौर के राजा के खिलाफ, जिसमें इनको बल्कि ताउम्र की सज़ा भी दी गई थी, और वो इसी पछोता आंदोलन वगैरह के समय में ही ये सब कुछ हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इनका जो ये आंदोलन था ये शुरुआत कैसे हुई थी, ये जो पछोता आंदोलन है, या फिर इनका जो अपना अपना जो इनका राजनीतिक करियर है वो कैसे बना था। तो होता क्या है कि जैसे दोस्तों ऑलरेडी हम उसको हमारे को पता है कि जो अंग्रेज़ी सरकार थी राजा के साथ जब वो मिलके तो किस तरह से अत्याचार करते थे, तो बहुत सारे ऐसे रीजन थे। लेकिन अगर हम खासकर उस एरिया की बात करें या सिरमौर की बात करें, तो जो सिरमौर जो ज़िला था, या सिरमौर जो उस टाइम तो एक वो स्टेट थी, रियासत थी उस टाइम, तो वो पूरे जितने भी हिल स्टेशन थे उसमें एक सबसे बड़ा उनमें से, मतलब जितने भी यहाँ पर स्टेट थी उनमें से एक बड़ी स्टेट थी, मतलब बहुत सारी और भी बड़ी थी लेकिन वो भी एक बड़ी स्टेट थी, और रिसोर्सेज वाइज मतलब संसाधन वाइज काफ़ी अमीर हुआ करती थी सिरमौर की रियासत। और उसमें कारण क्या थे, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खेती होती थी, एग्री एग्री खेती होती थी, और सस्ता यहाँ पर लेबर मिल जाता था, और नज़दीक में काफ़ी हरियाणा वगैरह जो है ना मार्केट वगैरह काफ़ी थी। ट्रांसपोर्टेशन का भी ऐसा था कि नज़दीक में आपको विकासनगर उत्तराखंड वाली बात कर रहा हूँ, वो सब चीज़ पड़ जाती थी, अपनी भी वहाँ लोकल कुछ मार्केट्स वगैरह हो गई थी। तो काफ़ी रिच था, मतलब एग्रीकल्चर वाइज कुछ जो व्यापारी थे उनके लिए भी बहुत ही सुगम था हिमाचल, सॉरी अपना सिरमौर रियासत। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर जितने भी जो अधिकारी बाहर से यहाँ पर जो अधिकारी मतलब थे, जैसे वो चाहे वो पटवार सर्कल हो, चाहे कोई उस टाइम जो तहसीलदार का ऑफिस रहा करता था, उसमें जो वो अधिकारी वो थे बाहर के हुआ करते थे। तो बाहर के ऐसा नहीं था कि बाहर के मतलब कहीं दूसरी जगह से लाते, लेकिन मान लो कि शिमला का कोई बंदा उसको सिरमौर भेज दिया, और या फिर किसी कांगड़ा का कहीं और जो थोड़ा ना दूर का मंडी का चंबा का किसी को यहाँ पे ला देना, जो भी जो राजा के अपने सगे संबंधी थे। तो होता ये था कि उन लोगों को उतना उस एरिया के बारे में पता नहीं होता था कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या लोगों की नीड्स है, क्या लोगों की प्रायोरिटीज़ है। तो वो अपनी मन मर्जी से शासन चलाते थे, तो इस वजह से भी लोगों में काफ़ी रोष पैदा हो गया था। और दूसरा हुआ था कि जो राजा था और जो सरकार थी उन्होंने टैक्स सेसिस वगैरह लेवीज वगैरह उसमें ना बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी थी। मतलब होता ये था कि आपकी आपकी खेती कितनी हुई है उसको राजा ध्यान में नहीं दे रहा है, बल्कि अपने मर्जी से लगान बढ़ाया जा रहा है, कभी कुछ कभी किसी नाम का टैक्स ले रहा है, कभी कुछ ले रहा है, कभी कुछ ले रहा है। तो दूसरा अगर हम बात करें कि ये जो पीछे हमने अभी कुछ डिस्कस ये कहानी हमने एक जो ये कहानी हमने जो एक डिस्कस की थी, तो अगर हम इसके पीछे कारण देखें कि ये जो सब कुछ चीज़ बन गया था, जो एक होता है ना कि किसी को खड़ा करने के लिए, किसी को उबाल आने के लिए पीछे जो उसके फोर्स लगी रहती है, वो क्या थे, वो था पहले तो वही टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था, सॉरी, टैक्सेस वगैरह बहुत हो गया था, लोगों पर पहले ही उसका बर्डन पड़ गया था। सरकार क्या रीज़न दे रही थी कि वार इफ़ेक्ट है, क्योंकि उस टाइम 1942 का ये जो समय था, उस टाइम जो विश्व युद्ध द्वितीय चल रहा था, शायद 40 से 44 का उसका टाइमिंग है शायद, तो वो भी चल रहा था। तो सरकार ने बोला कि भाई अंग्रेजी बेसिकली अंग्रेज़ों ने बोला कि उस टाइम कि सरकार को बहुत बड़ा घाटा हो रहा है, नुकसान हुआ है इसमें युद्ध में, तो लोगों को चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरे, जैसा सरकार आज बोल रही है कोरोना के टाइम में। तो ऐसा ही उस टाइम हुआ था, लेकिन आज कुछ अलग बात है, उस टाइम कुछ अलग बात थी, ठीक है, आज के साथ में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो एक तो था कि लोग सरकार ज़्यादा उनसे टैक्स ले रही थी इसके नाम पे कि वार पे टान रहे थे। दूसरा, जो वहाँ पर जो लोगों की फसलें थी उसका सरकार ने एक फ़िक्स रेट कर दिया था कि आप इसी भी रेट पे बेचोगे, जबकि बाज़ार में उसका रेट ज़्यादा बिक रहा था।
मेन थी दोस्तों पोटैटो। आलू उस एरिया में बहुत ज़्यादा होते थे और एक मेन चीफ कैश क्रॉप्स भी थी ये, मतलब वहाँ पर जो मुख्य आमदनी की जो फसल थी वो आलू हुआ करती थी। तो क्या था कि सरकार इसको अपने रेटों पे खरीद रही थी, जबकि अगर बाज़ार में आप उसको बेचने जाओ तो उसका बहुत ज़्यादा मूल्य मिल रहा था। तो ये इस कारण भी लोगों में काफ़ी वो असंतोष फैल रहा था कि ये क्या कर रही है सरकार, हम इनको क्यों दें, हम यहाँ क्यों ना बेचें। हाँ, अगर कोई बाज़ार में बेचने जाता था उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर देती थी कि आपने सरकार के आदेशों की पालना नहीं की है। ठीक है। एक कारण और था दोस्तों, ये कारण था कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग। होता यूँ था कि उस टाइम जैसे वर्ल्ड वार चल रहा था, तो सरकार क्या बोल रही थी कि भाई नहीं, आपको जितने भी युवा है गांव में उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देनी जरूरी है, क्योंकि कभी भी देश में हमला हो सकता है। लेकिन वो बेसिकली ले जाना चाहते थे अपने बिहाफ पे, वो वहाँ लड़ने के लिए, मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ने के लिए, तो भर्ती कर रहे थे। तो इसमें उन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि गाँव का जो भी यूथ है वो इस पर जाएगा। ठीक है। दूसरा कर देते थे कि उस टाइम एक मैसेजर उन्होंने सर्विस बनवाई थी, जैसे ना डाक वगैरह ले जाते थे। तो उस टाइम कोई, आज तो जैसे होता है पोस्टमैन आता है तो उसको सरकार सैलरी वगैरह देते थे, लेकिन ऐसा उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम क्या करते थे कि ड्यूटियाँ लगा देते थे कि इस गांव का ये बंदा इस 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए भी तेरी ड्यूटी है, कुछ भी अगर इस गांव से उस गांव ले जाना तो तू ले जाएगा। वो चाहे जितना मर्जी भारी हो, चाहे वो हल्का हो, चाहे कुछ भी हो, उठा के ले जाना पड़े, चाहे जैसे मर्जी ले जाना पड़े, उसको ले जाना पड़ता था और उसके बदले उसको कोई भी मेहनताना नहीं दिया जाता था। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो ये रीज़न है, अगर आप लोग में से कोई अलाइड मेंस की तैयारी कर रहा है, इस वक्त क्योंकि अलाइड मेंस भी अभी प्री का रिजल्ट आ गया है, तो अगर उसकी कोई तैयारी कर रहा है तो इसमें ये सारे रीज़न आप डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि पछोता आंदोलन का जो पछोता जो आंदोलन हुआ था उसके जो कंटेम्प्रेरी जो रीजन थे वो क्या थे, मतलब उस वक्त की कैसे क्या कारण थे कि पछोता आंदोलन को लोगों को करना पड़ा। ठीक है। कैसे हुआ था वो तो फिर बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि पिछली बार अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे लाइट का उठा के, उसमें कई बार पूछा है उन्होंने कि आप पछोता आंदोलन के बारे में कुछ लिखिए, या पछोता आंदोलन के बारे में होने के क्या कारण थे, धामी आंदोलन, बहुत सारे और भी आंदोलन हैं। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा सभी आंदोलन को भी एक एक छोटा छोटा वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है। एक थी दोस्तों वेगार प्रथा। वेगार प्रथा और एक होती है बेट प्रथा। आपने इनको अलग से भी थोड़ा थियोरेटिकली पढ़ लेना, मैं भी कोशिश करूँगा। हाँ, आप मुझे बता भी सकते हैं कि अगर मान लो आपके ध्यान में कुछ और आदमी कोई आ रहा है या फिर कोई आंदोलन आ रहा है, कोई जगह आ रही है कि आप उसके बारे में कुछ वीडियो बनाओ, तो मैं थोड़ा सा कहीं अरे परे ढूंढ डांट के अच्छी सी वीडियो बना सकता हूँ मैं। ठीक है। आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट में। तो दोस्तों बेगार प्रथा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बेगार प्रथा ऐसी होती थी कि जैसे मान लो मैं आपसे कुछ काम करा लेता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरा ये काम कर लो। वो काम एक दिन का नहीं होता था। वो होता था कि मैं चाहे महीने भर आपको अपने पास रख लूँ, या फिर मैं महीना भर कहीं मैं अगर घूमने जा रहा हूँ, घूमने का मतलब कि मान लो मैं कोई सरकारी अधिकारी हूँ और मेरा कहीं टूर लगा है, मान लो मैं पटवारी हूँ, मैं किसी गांव के मुआयने पे जाना चाहता हूँ, तो मैं कर दूंगा गांव के 2 बंदों, चलो मेरे साथ। वो मेरा राशन भी उठाएंगे, मेरा बिस्तर भी उठाएंगे, सब कुछ उठाएंगे, और मैं जहाँ जहाँ रुकूंगा वो भी वहाँ रुकेंगे। लेकिन मैं ना तो उनको खाना दूंगा, ना उनको कहीं सोने, वो उनको अपना बंदोबस्त खुद करना होता था, ना उनका कोई मेहनताना। बल्कि मुझे अगर, क्योंकि हाई मतलब ना वैसे बता रहा हूँ कि जो अधिकारी होता था उसको तो सैलरी मिलता था गवर्नमेंट से, लेकिन इनको कुछ नहीं दिया जाता था। तो इसके खिलाफ भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा रोष था। तो होता फिर वही हुआ कि लोग इकट्ठे होते गए, जिसमें मियाँ सूरज सिंह जी थे, वो भी खुद बड़े थे, और भी 2-3 लोग थे, जैसे चूचू मियाँ थे और एक पंडित जी थे। तो बहुत सारे लोगों ने मिलके फिर वो किसान सभा वगैरह बनी, और वो सब कुछ, वो फिर वो हम उस आंदोलन में अलग से पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है इसमें भी हम बहुत डीप चले गए। ठीक है। तो हुआ फिर ऐसा हुआ था कि जब ये आंदोलन हुआ था दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे लोगों को कैप्चर कर लिया था। वो एक बहुत बड़ी राजा ने फिर सेना भेजी नीचे से। दोस्तों समझिए इसका मतलब ना, इनका इफ़ेक्ट समझिए कि एक गांव है, छोटा सा गांव है, एक्चुअली एक जगह भी आपने याद रखनी है। जगह है टोप, नहीं नहीं, टपरोली। टपरोली एक गांव है दोस्तों, ये भी वहीं पछोता, मतलब पछोता बोले तो पछाद आज का वो हम इसको बोलते हैं। पछाद में ये गांव पड़ता है, ये आपने याद रख लेना। ये एक मतलब यहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए थे और यहीं पर इन्होंने मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसान सभा और आंदोलन के लिए जो भी यहाँ पर एक मीटिंग वगैरह हुई, तो इस गाँव में हुई थी। तो ये गाँव का नाम भी पूछ सकते, तो आपने ये भी याद रखना है। तो दोस्तों जब ये सब चीज़ हुई थी, तो इसमें जो मुख्य जो नेता थे, तो उसमें वैद्य सूरज सिंह जी भी सबसे बड़े एक नेता थे। जैसे हमने इनको पहले बोला कि इनको इंजीनियर ऑफ पछोता आंदोलन कहते हैं। तो इनका इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और देखिए दोस्तों, एक गांव के लोग, ये कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा भी था कि होता कि भी आपको नेता के लिए कोई आप बड़े जमींदार हो, आप किसी एरिया के थानेदार हो, ऐसा कुछ है, तो उनके नेतृत्व में चलो, उनके पीछे नेता नेता है कोई, तो उसके पीछे जनता आ गई।
ये छोटे मोटे ये गांव के कोई वैद्य था, ठीक है, कोई मास्टर था स्कूल का, कोई आयुर्वेदाचार्य था, ठीक है, कोई छोटा सा अपना क्या बोलते हैं जमींदार था, ये लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने किसान सभा बनाई और राजा के खिलाफ हो गए। तो यहाँ पर तो फिर बहुत बड़ा, तो हम पछोता आंदोलन में उसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, कर रहा हूँ मैं उस पर रिसर्च अभी। तो वहाँ पर वो तो फिर राजा ने नीचे से सिरमौर बेसिकली उस टाइम नाहन मतलब होता था, तो नाहन हेडक्वार्टर रहता था, तो नाहन से सेना भेजी, इन पे गोलियाँ चलाई, लोगों के घर तक जला दिए दोस्तों, लोगों के घर, राजा इतना खौफ ज़्यादा था कि उसने इनके घर तक जला दिए कई लोगों के। तो श्री सीताराम जी और बस्ती राम पंडित जी, इन दोनों को पकड़ लिया था इस आंदोलन के दौरान राजा ने, और इनको दे दिया था उम्र कैद की सज़ा कि आप उम्र कैद जेल में रहोगे। लेकिन जैसा आपको पता है कि ये 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो इनको 1948 में फिर इनको भी छोड़ दिया था। अच्छा, कॉमरेड मैंने यहाँ पे लिखा है, तो दोस्तों यहाँ से मतलब ये मत सोच लेना ये कोई CPIM या फिर लेफ्टिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। कॉमरेड का मतलब होता है साथी, मतलब बेसिकली तो कॉमरेड का मतलब होता है, अगर आप सिंपल सा रूम पार्टनर, ठीक है। तो रूम पार्टनर होता कौन है? रूम पार्टनर होता है साथी। बेसिकली आप रूम से उसी को अपने साथ रहोगे जिसके साथ आपकी बनती हो। तो चलो ये तो बहुत बड़ा अलग चीज़ है, तो इस पर तो कॉमरेड्स का मतलब होता है अपना साथी। तो इनके साथी थे बस्ती राम जी, तो इनको ये था। आखिरकार दोस्तों ये महान शख्सियत हमारे बीच में नहीं रहती है, और अक्टूबर 30 1992 को ये इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, और हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि पूरा एक भारत एक अच्छे नेता को और एक अच्छे आयुर्वेदाचार्य को खो देते हैं। दोस्तों मैं एक इसमें चीज़ आपको बताता हूँ कि हो सकता है कि कई लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत कुछ इसमें पचोता आ गया, कुछ इसमें इनके वैद्य सिंह के बारे में आ गया कुछ, लेकिन देखो इनकी जो जीवनी है ये है बड़ी सिंपल सी, क्योंकि इन्होंने इनके लाइफ में कुछ काम ही दो तीन हुए थे। जैसे एक तो फाउंडर थे हिमाचल प्रजामंडल के, ठीक है, दूसरा पछौता आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका थी, किसान सभा में इनकी सक्रिय भूमिका थी, ठीक है। तो हो सकता है आपको बहुत सारा मिक्स भी लगे, तो अगर आपको वीडियो लंबी भी लगती है तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, इसको फॉरवर्ड मोड में सुन के इसको आगे सुन सकते हैं। तो ये काम आने वाली है आपके, अगर आप कोई मेंस की तैयारी कर रहा है उसको ये बड़ी हेल्प आने वाली है, क्योंकि मेंस में इस तरह के लिए, क्योंकि अगर कोई स्टैटिक जीके कोई यूज़ करा तो उसके लिए तो दो तीन डेट इसमें याद है कि पहुँचोत आंदोलन कब हुआ था, इसका इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, और यही चीज़ है। टपरोली वगैरह गाँव आप याद रख लेना, यही सब चीज़ है। तो ठीक है दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो कि है हिमाचल से ही है, तो इसका जवाब अगर आप चाहो तो कमेंट में दे देना, नहीं तो अगली वीडियो में मुझे कमेंट में लिख देना, मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। तो हम पूछ रहे हैं, हु ऑर्गेनाइज्ड क्विट इंडिया मूवमेंट इन शिमला इन 1942? आइदर महात्मा गांधी, राजकुमारी अमृत कौर, भागमल सोठा, वैद्य सूरज सिंह। ये कहना चाहते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व शिमला में किस क्रांतिकारी ने संभाला था? सॉरी, हाँ सॉरी दोस्तों, कुछ हो गया था इसमें फ़ोन में ना। हाँ तो हम कहाँ थे? लास्ट में थे क्वेश्चन पे। हाँ, हाँ तो ये कहना चाह रहा है कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उसका जो नेतृत्व था हिमाचल प्रदेश में किसने किया था? क्या ये महात्मा गांधी थे, क्या ये भागवत सोठा जी थे, क्या राजकुमारी अमृता कौर थी, क्या ये वैद सूरज सिंह जी थे? इसका जो भी ऑप्शन है A B C D, आप चाहो तो कमेंट में डाल देना, नहीं तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो में फिर इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान, ओ यार, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए अपना और घर पे रहिए और बाहर मत निकलिए, कोशिश करिए घर पे पढ़ने की। ओके, साइन आउट करते हैं।